नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जुलाई 2023 के डेली एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी न्यूज़ेस हैं दोस्तों। एडिटोरियल में 3 आर्टिकल्स हैं। साइंस एंड टेक के 2 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। तो साइंस एंड टेक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स भी काफी होलिस्टिक हैं और उसके साथ साथ करंट की 8 से 9 इंपॉर्टेंट न्यूज। तो बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करने के लिए है आज। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी टेलीग्राम की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी टेलीग्राम की पीडीएफ आप मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडिटोरियल के एनालिसिस की यहां पे शुरुआत करते हैं। एल्यूसिव कंसेंसस, द गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसपेरेंटली ले आउट द स्टेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। क्या हुआ ना कि कल पिछले 2 दिनों में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन था वो विनीत सर को अपलोड करना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो मैं एडिटोरियल आपकी कंटिन्यूटी के लिए अपलोड कर देता हूं और करंट अफेयर्स विनीत सर को बोल देता हूं, और ऐसा महीने में हार्डली एक बार होता है। पिछले 2 दिनों में हो गया, नहीं तो पिछले 2 से 3 महीने में आप देख रहे हो कि मैं ही करंट और एडिटोरियल की कंबाइंड वीडियो लेके आ रहा हूं। उसके बाद बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं कि सर ये क्या है, आप क्या सिर्फ पेड में ही पढ़ाओगे, दोनों वीडियोस आप बनाइए, आपका पेड पे ज्यादा ध्यान है। तो देखिए भाई, इस प्रकार की बकवास करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं क्रूड भाषा में आपको बोल रहा हूं, मैं उसकी वजह बताता हूं। 2 दिन पहले ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेरे को, जो कि अभी वो K-12 सेगमेंट में है और यूपीएससी में जंप मारना चाहते हैं, उन्होंने मुझसे बात की। वो इस समय पे यूपीएससी सेगमेंट में पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स ढूंढ रहे हैं। जब मैंने उनको अपना यूपीएससी का मॉडल बताया तो पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला कि भाई हम आपके पर्टिकुलर चैनल में और इस इनिशिएटिव में इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगर आप अगले 4 से 5 साल में हमें कम से कम 20 से 30 करोड़ का रेवेन्यू करके दो। इस समय पे यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो कोर रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रही है। 25 से 30 हजार 40 हजार रुपए का कोर्स बनाओ, ओवरऑल बच्चों की जेब से पैसा निकालो। पैसा निकालना बहुत मैटर करता है भाई। मैं आपके लिए जो कोर्स लेके आया हूं और जो भी आपको पढ़ाता हूं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, कौन सा यूट्यूब चैनल है या रिसोर्स है यूट्यूब पे जिसने फ्री में लक्ष्मीकांत पढ़ा रखी है, पूरी फ्री में स्पेक्ट्रम की आप कह लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखी, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री पढ़ा रखी, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी, एनसीईआरटी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी। कोई एक चैनल आपको ये सब कुछ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देता नजर नहीं आएगा। और ये सारे रिसोर्सेज अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे चैनल पे। मैं चाहूं तो इनको कभी भी ऑफलाइन करके पेड कर सकता हूं और उससे लाखों कमा लूंगा। इफ नॉट करोड़, लाखों तो कमा ही लूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो यार मुझे ये सब ज्ञान मत दो कि सर फ्री में दो, फ्री में दो। जितनी चीजें मैंने फ्री में दी है ना, किसी और ने नहीं दी है। वो अलग बात है कि मैंने इतनी ज्यादा फ्री में दे दी है कि अब पेड किसी को पच नहीं रहा। आप सबको फ्री ही चाहिए, लेकिन देखो दोस्तों, दुनिया में हर चीज फ्री नहीं मिलती। मुझे भी इस पर्टिकुलर फील्ड में रेलेवेंट रहना है, कॉम्पिटेटिव रहना है। कल की डेट में मेरे सड़क पे भीख मांगने जैसे हालात हो जाएं आपको पढ़ाते पढ़ाते, वो भी नहीं चाहिए मुझे। सुबह की इस एडिटोरियल वीडियो को बनाने में मेरे कम से कम 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। तो कम से कम रेलेवेंट तो रहना है ना मेरे को। मेरे दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम इस पर्टिकुलर चैनल की इस एडिटोरियल की वीडियो को बनाने में जाता है। मैं समझ सकता हूं बहुत से बच्चे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ये रिसोर्सेज जो लक्ष्मीकांत की कभी पेड नहीं होने वाले। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत की जो नई एडिशन आया है उसके जो 12 चैप्टर्स नए हैं वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड करूंगा, कोई पेड नहीं करने वाला हूं। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमने इस फला फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाख रुपए दे दिए, मेरा उल्लू बन गया सर, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे अपने मेंटरशिप कोर्स में डिस्काउंट दे दीजिए। तो इस टाइप के भी मैसेजेस आते हैं। मैं डेली के बेसिस पे चीजें देखता हूं। तो कम से कम अपने अंदर थोड़ी ह्यूमिलिटी दीजिए। कल की डेट में जब आप नौकरी करने जाओगे ना, किसी के लिए भी 5 रुपए का काम फ्री ऑफ कॉस्ट आप नहीं करोगे। और रही बात, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं एक दिन विनीत सर ने करंट अफेयर्स बनाया 2 दिन, तो क्या सर अब करंट अफेयर्स विनीत बनाएंगे? मैं ही बनाऊंगा भाई। एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की कंबाइंड वीडियो मैं ही लेके आऊंगा आगे कई सालों तक, जब तक ये वीडियोस आएंगी। कभी कभी क्या होता है कि काम ज्यादा हो जाता है, मेरे को समय नहीं मिल पाता है, तो मैं थोड़ा बहुत काम विनीत सर को देता हूं कि आप कर दो, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, वो चीज ब्रेक ना हो। उसके बावजूद भी देखो तो पिछले 2 दिनों में एडिटोरियल की वीडियो टाइम पे ही अपलोड हुई है। ठीक है ना। प्लीज, ये इससे मतलब 2 दिन के वीडियो चेंजेस से आप अपने दिमाग में चीजों को एक्स्ट्रापोलेट मत किया करिए कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। और एंड में यही बोलूंगा कि भाई जिन लोगों को रेलेवेंट लगे वो लोग मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इससे काफी मदद मिलती है, मेरे को हेल्प मिलती है कि मैं ओवरऑल अपने आप को इस पर्टिकुलर फील्ड में रेलेवेंट रख सकूं और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के झांसों में आके करोड़ों के रेवेन्यू वाले आइडिया में मत जाऊं।
क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम कॉस्ट में मुझे आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज में एक और नई टर्मिनोलॉजी कॉन्शियस यहाँ पे ऐड हो गई है, तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ और वीडियो दोनों अवेलेबल है। साथ साथ बहुत सी नई वीडियोस आज की डेट में और अपलोड होंगी, जिनके बारे में मैंने कल के एडिटोरियल वीडियो में बता रखा है। तो इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स। और कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप नहीं करना चाहते मत करिए, ये फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है। तो चलिए, India and China once have a care to walk away from latest high-level engagement with sharply different diagnosis of what there is their relation। देखिए क्या है, रिसेंटली साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब और जो टॉप चाइनीज डिप्लोमेट है ना और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर वांग ई साहब, ये हेड हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के, और अभी फिर से फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए। पहले वांग ही फॉरेन मिनिस्टर थे, इनको हटा के किंग गांग को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। अब किंग गांग गायब है बहुत दिनों से, क्यों गायब है मालूम नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनका कुछ लव अफेयर चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको गायब करवा दिया। अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं कि किंग गांग क्यों गायब है, लेकिन फिर से यहाँ पे वांग ही बन गए हैं फॉरेन मिनिस्टर, और कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन के भी ये हेड है। तो डोवल साहब जब इनसे मिले, बातचीत ठीक तरीके से हुई नहीं। डोवल साहब ने हाईलाइट किया इंडिया के कंसर्न को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी चाइना कर रहा है गलत कर रहा है। चाइना के एक्शंस ने इरोड किया है पब्लिक और पॉलिटिकल बाइस ऑफ टाइज को। जरूरत है कि बॉर्डर इलाकों में पीस और ट्रैंक्विलिटी को रिस्टोर किया जाए, नॉर्मलसी लेके आई जाए बायलैटरल रिलेशंस में। इंडिया का ये स्टैंड पिछले कुछ सालों से, जब से एक्चुअली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब से तो कांस्टेंट है। इसके रिटर्न में चाइना का जो स्टैंड है वो भी कांस्टेंट है। चाइना क्या कह रहे हैं कि भैया बिग पिक्चर को ध्यान में रख के काम करिए, अर्ली रिटर्न ऑफ टाइज चाहिए टू द ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेंसस लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी और जी जिनपिंग जब बाली समिट में मिले थे G20 की पिछले साल, तो उस समय भी ठीक ठाक। अब देखिए अपने आप में, अब रिसेंटली न्यूज में इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया, और इनफैक्ट चाइना ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, जी जिनपिंग ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठ के बाली समिट के समय पे बातचीत की थी। सिर्फ कर्टसीज हेलो एक्सचेंज नहीं हुई थी, प्रॉपर वहां पे बातचीत हुई थी रिश्तों को नॉर्मलाइज करने को लेके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इन नॉर्मलाइजेशन की टॉक्स का भी चाइना की पॉलिसीज के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है। अप्रैल 2020 से इंडिया चाइना के बीच में टेंशन जारी हैं। ओके, अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर साहब ने ब्रिटिश न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देकर बोला कि इंडिया वेलकम्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। ठीक है ना, ट्रेड चाइना के साथ बूम किया है रिकॉर्ड लेवल्स पे 2020 और 2021 में। चाइनीज मशीनरी का इंपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि चाइनीज एप्स को इंक्लूडिंग टिकटॉक को इंडिया के अंदर बैन किया गया। दो फ्रिक्शन पॉइंट्स डेमचौक और देपसांग, यहां पे अभी भी डिसएंगेजमेंट होना बाकी है, और जिन 5 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हुआ है वो वेलकम तो है, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे ये भी अभी पब्लिक नहीं किए गए हैं। सीक्रेसी में सीक्रेट तरीके से सारे के सारे एग्रीमेंट्स यहां पे साइन किए गए। तो दोनों साइड्स को कोशिश करती रहनी है कि टाइज को स्टेबलाइज किया जाए, पीस को रेस्टोर किया जाए, पब्लिक को इन्फॉर्म रखा जाए, क्योंकि दोनों ही नेबर्स काफी बड़े नेबर्स हैं। इन दोनों के बीच की डीलिंग्स भी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दोनों की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो भाई आपका चाइना से रिलेटेड आर्टिकल था। अब देखिए, चाइना से रिलेटेड एक और दोस्तों आर्टिकल है आज, मैं नीचे आपको लेके चलता हूं। मैं दोनों चाइना से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, स्टेपल्ड वीजास फॉर अरुणाचल एथलीट्स अनएक्सेप्टेबल इंडिया। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चाइना के एक पर्टिकुलर स्टेप को यहां पे क्रिटिसाइज किया। चाइना ने अपने पुराने डिसीजन को रिवाइव किया कि ये स्टेपल्ड वीजा इशू करेंगे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। तो रिसेंटली चाइना का जो डिसीजन है कि भैया 3 वुशु प्लेयर्स को जो कि इंडिया की तरफ से चाइना में खेलने के लिए जा रहे हैं, देखिए क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं चेंगडू चाइना में। ओके, उसके लिए इंडिया की तरफ से 12 मेंबर की टीम जा रही है। अब इसमें 3 थे स्पोर्ट्स पर्सन अरुणाचल प्रदेश के, उनको स्टेपल्ड वीजा इशू किए जा रहे हैं चाइनीज सरकार के द्वारा। इस प्रकार के स्टेपल्ड वीजा पहले भी चाइना की सरकार द्वारा इशू किए गए। 2011-13 में ये पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने निकल के आया था, जब चाइना ने ओवरऑल वो लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे थे, लद्दाख वाले इलाके से, और अरुणाचल प्रदेश से आ रहे थे चाइना के अंदर, उनको स्टेपल्ड वीजा इशू किया गया। इस स्टेपल्ड वीजा इशू करके ये दिखाया चाइना ने कि ये पर्टिकुलर लोग जिस टेरिटरी से आ रहे हैं वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस बात को लेकर इंडिया ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन उस समय पे व्यक्त किया था। बाद में चाइना ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। अब चाइना इस प्रैक्टिस को फिर से रीइंस्टीट्यूट कर रही है। तो इंडिया ने ओपनली यहां पे चाइना को ऑब्जेक्ट किया और बोला है कि चाइना बिल्कुल भी बायलेटरल रिलेशंस को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में
जो बाली में नवंबर 2022 में बातचीत हुई थी उसको भी चाइना प्रॉपर तरीके से मान नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट कंसेंसस को फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहा है और ओवरऑल पीस को भी नॉर्मलसी की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ओपनली यहां पे चाइनीज इंटेंशंस को इंडिया इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा है। अगला आ जाता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट। स्पेन में रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं संडे को, और यहां पे जो इनकी मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट पार्टी है ना, वो फेवरेट चॉइस निकल के आई है इलेक्टोरेट की। हालांकि मैं बता दूं, स्पेन के जो इलेक्शंस है ना बहुत डिवाइडेड है, किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टी को प्रॉपर मैंडेट नहीं मिला है। तो जो स्पेन के अंदर सरकार बनेगी वो कॉलिशन की सरकार होने वाली है। जहां यूरोपियन कंट्रीज में फार राइट पार्टीज राइज पे हैं, वहीं पे कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट पार्टी स्पेन की फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को मना के बैठी है। जैसे कि जो रूलिंग स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी है ना, जिसको आप पीएसओई बोलते हो, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, इसने एक फ्रेश मैंडेट सॉर्ट किया बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक इक्विटी, while the opposition पीपल्स पार्टी ऑफर्ड प्रो बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो भैया अपोजिशन में पीपी पार्टी खड़ी थी, इसने प्रो बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की, और जो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज थे वो जिस कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट वेलफेयर के माइंडसेट से लीड कर रहे थे इकोनॉमिक इक्वलिटी के आधार पर, उसके बेसिस पे वोटों की डिमांड की। अब जो पीपी है उसने 136 सीट्स जीती, पिछले इलेक्शन में 89 जीती थी। तो बंपर जंप है यहां पे पीपी की वोट टैली में, 89 से सीधे 136, बट तब भी मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि 350 मेंबर का जो लोअर हाउस है स्पेनिश पार्लियामेंट का, इसकी मेजॉरिटी के लिए चाहिए आपको 176 वोट। तो 136 उसको फुलफिल नहीं करते हैं। वहीं पे जो फार राइट एंटी इमिग्रेंट वॉक्स पार्टी है, उसने 4 साल पहले 52 सीटें जीती थी, इस बार वो 33 सीट्स ही जीत पाए। तो फार राइट पार्टी का जो वोट टैली है वो यहां पे कम हुआ है, जबकि बाकी यूरोप में फार राइट पार्टी की वोट टैली हमको बढ़ती नजर आ रही। पीएसओई पार्टी, जो कि अभी के लिए कॉलिशन में सबसे डोमिनेंट पार्टी है और इसी के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, इसने जीती है 122 सीट्स। पिछली बार 4 साल पहले 120 जीती थी, 2 ज्यादा जीती हैं। और जो सोशलिस्ट कोलिस्टेड पार्टनर है सुमार, किसके, पीएसओई के, इसने पिछली बार 38 सीटें जीती थी, इस बार 31 सीटें जीती हैं। तो भले ही कंजर्वेटिव पार्टी को बिल्कुल बंपर मेजॉरिटी नहीं दी, लेकिन क्या है ना, इस बार जो एक्सपर्ट्स थे, जो वोटिंग एक्सपर्ट्स थे, जो ओवरऑल कहते हैं ना कि लहर चल रही होती है, उस लहर से ये पता चल रहा था कि कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट वेलफेयर जो पार्टीज हैं वो जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पावर में थी। और होता है ना कि भाई जो पार्टी पावर में, उसके अगेंस्ट एक कहीं ना कहीं बायस होता है कि उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बेसिकली यहां पे ऐसा बोला गया था कि सोशलिस्ट को पनिश किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट से तो भाई ये पता चल रहा है कि सोशलिस्ट और वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी पीएसओई की अभी भी ठीक ठाक पहचान है इलेक्टोरेट के अंदर। हालांकि मेजॉरिटी वोट्स तो भैया यहां पे पीपी पार्टी ही जीत के गई है। पूरे यूरोप में राइट विंग पार्टीज की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। साउदर्न यूरोप जैसे कि इटली और ग्रीस में भी एंटी इमिग्रेंट और हार्ड राइट पार्टीज ने वोट्स जीते हैं, विक्ट्रीज जीती हैं रिसेंट इलेक्शन में। फ्रांस में देखो तो फार राइट पार्टी जो कि नियो नाजी टाइज के साथ रिश्ता रखती थी, वो भी एसेंट पे है, उनकी वोट टैली भी और उनकी सीट टैली भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लेकिन स्पेन के अंदर एक कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट वेलफेयर ओरिएंटल लुक रखने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नजर आ रही है। ये जो सांचेज की ये पार्टी है, सांचेज ने कंट्री को कोविड-19 पैंडेमिक में लड़ने की मदद की, एफिशिएंट वैक्सीनेशन कैंपेन यहां पे चलने दिया। जब ज्यादातर यूरोप हाई इन्फ्लेशन के अंदर था यूक्रेन वॉर के चलते, उस समय पे सांचेज ने इकोनॉमी को क्राइसिस से शील्ड किया। इन्फ्लेशन 10.7% था स्पेन के अंदर 1 साल पहले, अभी जून 2023 में 1.6% है। तो बेसिकली यहां पे पेड्रो सांचेज ने इकोनॉमी को कुछ इस प्रकार से हैंडल किया है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी की तरफ उनका फोकस रहा है। उन्होंने केवल अमीरों को अमीर नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने गरीबों के लिए भी इकोनॉमिक इक्वलिटी के नियम कानून बनाए, जिसके चलते लोगों ने कहीं ना कहीं पीएसओई के सांचेज को सपोर्ट किया है और उनको पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालने दिया। लेकिन अब सोचो, पीपी पार्टी के पास 136 वोट, सांचेज की पार्टी पीएसओई के पास 122 वोट, वॉक्स पार्टी के पास 31 वोट, तो वोट टैली यहां पे काफी बटी हुई है। 176 की मेजॉरिटी पाने के लिए भी अब काफी कोलिशन में निगोशिएशन वगैरह होंगी। तो लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है। ओवरऑल अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टी राज्य के अंदर आएगी स्पेन में, वो प्रॉपर तरीके से मेजॉरिटी से रूल नहीं कर सकती, उसको एक प्रॉपर कोलिशन बनाना पड़ेगा। इस कोलिशन में लेफ्टिस्ट पार्टी भी होंगी, स्मॉल रीजनल पार्टीज भी होंगी, राइटिस्ट पार्टीज भी होंगी, कंजर्वेटिव पार्टी भी होगी, प्रो बिजनेस पार्टीज भी होंगी। क्या ही खिचड़ी पकेगी, भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, इसने बहुत लंबे समय तक इंडिया को परेशान किया, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज इन यूरोप को भी परेशान करी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, यहां पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं लिखा नहीं, मैं अलग से आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा एक इकोनॉमी, एक डेमोक्रेसी मैच्योर होती है,
उतना ही ज्यादा वहां पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी बना पाना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल इटली देख लो। ये प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और यहां पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी काफी अच्छे हैं। इसलिए इनकी सरकारों में आपको कोई भी एक प्रॉपर मेजॉरिटी नजर नहीं आएगी। आप इसराइल में देख लो, इसराइल में बड़े फार राइट ने सरकार बना रखी है, लेकिन उनका अपोजिशन भी काफी डोमिनेंट है। इसराइल भी एक डेवलप्ड कंट्री है। जितना ज्यादा एक सोसाइटी डेवलप्ड होती है, पढ़ी लिखी होती है, सोशली प्रोग्रेसिव होती है, वहां पे अलग अलग तबके अलग अलग क्वांटम में वोट खींच ले जाते हैं और कोalition बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द हॉर्नेट नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। भैया देखिए, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल को यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लंबे समय से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहां पे रवि चेल्लम साहब जो कि सीईओ है, मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर है बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव के, राजेश थदानी साहब जो कि फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या बोलना है। भैया लोकसभा ने पास कर दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, 26 जुलाई को पास किया गया। ओरिजिनल वर्जन जो कि मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, उससे कोई खास सब्सटेंसिव चेंज है नहीं। यहाँ पे लोगों ने बहुत स्ट्रांग पब्लिक ऑब्जेक्शन दिखाया था इस पर्टिकुलर बिल की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर्टिकुलर बिल को कोई खासा बदला नहीं है। इस पर्टिकुलर बिल में जो प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है कमिटमेंट टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। एक कार्बन सिंक बनाने की बात करता है, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात करता है, इंप्रूव करने की बात करता है लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को। जो ऑपरेटिव पार्ट है इस बिल का, इट शोज लिटिल कनेक्ट विद द प्रियम्बल। एंटायर कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट को यहां पे एम्बिट ऑफ लॉ से एक्सक्लूड करके रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, जिसको ओवरऑल ये बिल अमेंड कर रहा है, यहां पे देखिए तीन पर्टिकुलर चीजों को लेकर इस पर्टिकुलर बिल में ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं। कौन कौन से ये तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं? पहला, नैरोड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर इट्स स्कोप। दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। तीसरा, ग्रांटिंग ऑफ सेक्शन टू एडिशनल एक्टिविटीज दैट वर रेगुलेटेड अर्लियर। ये सब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। यहां पे तीन पॉइंट्स को सीधे सीधे पढ़ दिया। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जो गोदा वर्मन जजमेंट आया था, जिसने 1980 के एक्ट के एम्बिट को बढ़ाया था। देखिए, फॉरेस्ट बेसिकली नोटिफाइड होते हैं, दूसरा फॉरेस्ट होते हैं जिसका आप डिक्शनरी मीनिंग निकालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, वहां पे ठीक ठाक अमाउंट में फॉरेस्ट है। अब राज्य की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने इनको फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं किया है, नोटिफाई नहीं किया है, बट डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से ठीक है, ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोदा वर्मन जजमेंट से साफ साफ बोला कि अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से भी या वैसे भी ओवरऑल कोई पर्टिकुलर लैंड ऑफ फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई हो सकता है, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उसके ऊपर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, इसने ओवरऑल फॉरेस्ट जो भी प्रकार के हो, चाहे वो राज्य की सरकार के द्वारा नोटिफाई हो चाहे ना नोटिफाई हो, उनका एप्लीकेशन रखा किसके ऊपर? उन फॉरेस्ट के ऊपर जो कि राज्य की सरकार द्वारा या केंद्र की सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं थे। लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट आया है ना, इसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लिमिट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टू ओनली लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980। तो 25 अक्टूबर 1980 के बाद वो फॉरेस्ट जो कि लीगली नोटिफाई किए गए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा या राज्य की सरकार के द्वारा, उन्हीं को यहां पे फॉरेस्ट माना जाएगा और उन्हीं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के द्वारा बाकी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो बेसिकली अभी तक अमेंडमेंट से पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, चाहे वो नोटिफाइड फॉरेस्ट हो चाहे वो नोटिफाइड फॉरेस्ट ना हो, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। लेकिन अब जो केवल नोटिफाइड और रेगुलेटेड फॉरेस्ट है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल उसी को प्रोटेक्ट करेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बाकियों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसके चलते 28% इंडिया का फॉरेस्ट कवर, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, यह खतरे में आ चुका है। इस फॉरेस्ट में जो कि कवर्ड नहीं था, रेगुलेटेड नहीं था, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशंस भी आते थे, फॉरेस्ट आते थे एक्सेप्शनल क्वालिटी और कंजर्वेशन वैल्यू के। ओके, अगर आप देखो तो जो कैटेगरी ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट है नागालैंड के अंदर, इनको भी अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत लंबे समय से जो डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाई जाने की बात की थी एलजीसी जिन फॉरेस्ट को, जिनको अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया गया था डीम्ड फॉरेस्ट, ओवरऑल वो भी प्रोटेक्शन के एम्बिट के अंदर थे, वो भी यहां से निकल जाएंगे। तो गोदा वर्मन जजमेंट का जो एथोस है, वो बेसिक आप कह लो प्रिंसिपल है, वो यहां पे वॉयलेट हो गया। उसी वजह से देखो जो लार्ज स्वैथ्स हैं अरावली हिल्स के दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में, जिनको इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट समझा जाता था और इंपॉर्टेंट समझा जाता था वाटर सिक्योरिटी के लिए, वो भी ओवरऑल इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के एम्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अरावली हिल्स की बात कर लो आप, और भी बहुत प्रकार के हिल्स है पूरे इंडिया में
जो कि ओवरऑल, जैसे कि फॉर एग्जांपल नागालैंड के अंदर अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात कर लो, ये सब पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आते थे, अब ये उसके एम्बिट से बाहर निकल जाएंगे 2023 के इस नए संशोधन के बाद। फिर सबसे खास बात यहां पे दोस्तों ये है कि ये जो नया कंजर्वेशन बिल है ये एक्सक्लूड करता है सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर तक के इलाकों में सिक्योरिटी रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आपको रोक नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं भले ये सारे स्टेप सिक्योरिटी पर्पस के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पे बहुत सारे प्रिस्टीन फॉरेस्ट हैं। इन प्रिस्टीन फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटीज ने हजारों साल से प्रोटेक्ट किया है, वो प्रोटेक्शन अब खतरे में आ सकती है। फिर भाई ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस करता है एग्जेम्पशंस फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, दैट इज जू, सफारी पार्क्स एंड इको टूरिज्म फैसिलिटीज। तो जो आर्टिफिशियल क्रिएटेड ग्रीन एरियाज और एनिमल इंक्लोजर्स हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम से बहुत अलग होते हैं। तो आप बोलो जू सफारी बना लोगे, इको टूरिज्म फैसिलिटीज बना लोगे, ओवरऑल ये इकोसिस्टम सर्विसेज में ही अपना कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन अगर आप एक फॉरेस्ट इलाके के अंदर से ये बनाते हो तो ये बहुत लिमिटेड स्केल पे प्रोटेक्शन दे पाएगा। जो बड़ा नेचुरल इकोसिस्टम का रोल है उसको कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में इग्नोर कर देंगे। प्लस इस पर्टिकुलर नए कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अमेंडमेंट बिल में कुछ और फ्लॉज हैं, जैसे कि कुछ लॉज जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, इस पर्टिकुलर एक्ट का कोई भी मेंशन नहीं किया गया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल में। ओके भाई, तो जब भी आप फॉरेस्ट एरियाज का डाइवर्जन करोगे तो उसमें एफआरए एक्ट 2006 के प्रोविजंस को आप कोट ही नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ओवरऑल इक्विटी को और हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लॉन्गर टर्म में हर्ट ही करने वाली हैं। क्योंकि आपने फॉरेस्ट, भले ही आपने प्रियम्बल में लिखा कि आपको नेट जीरो बनना है, अपने फॉरेस्ट कवर को आपको बढ़ाना है, बट एक्चुअली में एक्ट के अंदर जो लिखा जा रहा है वो प्रियम्बल के हिसाब से मेल नहीं खा रहा। अगर आप नेपाल की बात करो तो नेपाल के अंदर फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटी को हैंडओवर किया गया है, और इसके चलते नेपाल के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है ना वो पिछले 3 डेकेड्स में 30 सालों में 26% से 45% पे आ गया है। इंडिया को अगर अपने नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट्स को पूरा करना है और अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, जैसे कि इंडिया ने अपने प्रियम्बल में लिख रखा है इस कंजर्वेशन एक्ट के, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट में लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि आप उनको डी इनफ्रेंचाइज करो। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जा रहा है एंड में? ओवरऑल अगर आप देखो तो बाकी कंट्रीज का एग्जांपल देके और इन्वायरमेंटल कॉन्शियस को अगर आप दिमाग में लेके आओ, जैसे कॉन्शियस टर्मिनोलॉजी को रिसेंटली मैंने आपके साथ अपने ये जो मेंटरशिप कोर्सेस में भी डिस्कस किया, मैंने बताया कि कॉन्शियस ओवरऑल इन्वायरमेंटल कॉन्शियस का भी फॉर्म ले सकता है। इन्वायरमेंटल कॉन्शियस मतलब कि जो भी आप एक्टिविटी डेली के बेसिस पे अपनी जिंदगी में कर रहे हो वो इन्वायरमेंट को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, किस हद तक फायदा पहुंचा रही है। जैसे घर के अंदर आप बैठे हो, आपने पंखा चला रखा है, आपने एसी चला रखा है, एक कमरे में आपने एसी चलाया, पैसे बहुत हैं आपके पास, अब दूसरे कमरे में जाके सो गए, दिन भर फालतू में एसी चलता रहा, वहां कोई बैठा ही नहीं है। तो ये क्या है? आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पैसे बहुत हैं आपके पास और आप उस पर्टिकुलर एसी का बिल दे सकते हो, बट ओवरऑल आपकी एक्टिविटी एनवायरमेंटल कॉन्शियस को वायलेट करती है। तो इस एनवायरमेंटल कॉन्शियस को समझना जरूरी है, और ऑथर शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो अमेंडमेंट आया है 2023 में, ये इसी एनवायरमेंटल कॉन्शियस को वायलेट करता है। समझ में आई बात आपको थोड़ी थोड़ी? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहां पे ऐसी बातें बताई गई हैं कि इस प्रकार के नियम कानून ठीक नहीं है, यहां पे सूटेबल अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ऑथर यहां पे ये भी बोल रहा है कि ठीक है भाई, एक्सेप्शंस की जरूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के बॉर्डर इलाकों में अगर हमको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वो तो देखो हमको बनाना ही बनाना है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते ड्यू टू पेंडिंग या फिर कह लो इम्पेंडिंग, आप कह लो ये जो इंटरनेशनल रिस्क जो हमारे सामने है। चाइना टू फ्रंट वॉर का चक्कर है ही, म्यांमार में इनस्टेबिलिटी आ रखी, कूप हो रखा है, नेपाल के साथ अलग बवाल चल रहा है लिम्पिया धूरा वाले इलाके को लेके। तो ओवरऑल ठीक है, बॉर्डर इलाकों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बट वो केस टू केस बेसिस पे उसका अप्रूवल होना चाहिए। इस प्रकार से आप ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दोगे तो कल की डेट में सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो 2023 का अमेंडमेंट हुआ है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑथर। करंट अफेयर्स के एनालिसिस में पहली न्यूज पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मिश्रा's टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। भैया देखिए मिश्रा साहब, देखिए सबसे खास बात दोस्तों ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
लेकिन खुद सरकार आप चाहे कि आप कुर्सी पर बैठो तो उससे भैया ज्यादा आप इंसान लकी नहीं हो सकते। संजय मिश्रा साहब ये ईडी के डायरेक्टर हैं ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से। 2 साल के लिए ईडी के डायरेक्टर है, फिर इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, फिर एक और साल का एक्सटेंशन मिला, फिर एक और साल का एक्सटेंशन मिला। अब संजय मिश्रा साहब के इन एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला और यह बोला कि संजय मिश्रा साहब का टेन्योर अभी कुछ दिन पहले जजमेंट बोला गया था 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर 31 जुलाई की डेडलाइन से 4 दिन पहले एक अर्जेंट एप्लीकेशन मूव होती है सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे केंद्र की सरकार के बिहाफ पे जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं वो आके बोलते हैं कि साहब देखिए एफएटीएफ का होलिस्टिक 5 साल का रिव्यू चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट और जो इंडिया की एडवर्स कंट्रीज हैं वो इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई नया ईडी का डायरेक्टर इस पर्टिकुलर ईडी की कुर्सी पर आ जाता है तो उसको सारी फाइल्स को समझने में टाइम लगेगा, ओवरऑल डिले हो सकता है। इसके चलते जब तक एफएटीएफ का ओवरऑल यहां पे असेसमेंट खत्म नहीं होता तब तक संजय मिश्रा साहब को आप कुर्सी पर बैठे रहने दो। ये यहां पे सरकार ने सबमिशन दिया है। इस सबमिशन के बिहाफ पे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ी सी डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई क्या आपके पूरे डिपार्टमेंट में एक ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है संजय मिश्रा? क्या ईडी को लीड करने के लिए कोई और कॉम्पिटेंट ऑफिसर आपके पास है ही नहीं? ओनली संजय मिश्रा इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू डू दिस, ये बोला यहां पे जस्टिस विक्रम नाथ तो संजय करोल साहब की यहां पे बेंच बैठी है। हालांकि ओवरऑल इन्होंने एक्सटेंशन को अलाउ कर दिया। संजय मिश्रा का जो टेन्योर 31 जुलाई को खत्म होना था अब वो कब खत्म होगा? अब वो 15 सितंबर को खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी ये भी बोल दिया कि 15 सितंबर के बाद एक्सटेंशन की बात मत करना, हम 15 सितंबर के बाद संजय मिश्रा को कोई भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन 15 सितंबर तक संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? आपके डिपार्टमेंट में क्या सब इनकॉम्पिटेंट ही लोग भरे? एक ही कॉम्पिटेंट पर्सन है जो ओवरऑल डिपार्टमेंट को लीड कर सकता है। आपके ईडी के बाकी जो काबिल लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल आता है, उनके मोरल पे यहां पे सवाल आता है। आप एक ही आदमी को एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, ये किस हद तक सही है? वहीं पे अपोजिशन में जो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर केस को लड़ रहा था उसका ये साफ साफ बोलना है कि भाई देखिए एम सिंघवी साहब सीनियर एडवोकेट है, इनका ये बोलना है कि ये तो रिव्यू इन डिसगाइज है। मतलब केंद्र की सरकार जैसे तैसे संजय मिश्रा साहब को कुर्सी पर बैठाना चाहती है, इसलिए ओवरऑल एफएटीएफ का बहाना दे रही है। अगर एफएटीएफ को इंगेज करना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल से करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू से करेंगे, ईडी डायरेक्टर से इंगेज नहीं करेंगे। केंद्र की सरकार का बोलना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू से इंगेज करेंगे, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू को पीछे से इनपुट कौन दे रहा मनी लॉन्ड्रिंग के? आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हेड दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, देश के इकोनॉमिक सिस्टम्स को मनी लॉन्ड्रिंग के ना इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पे जवाब दे रही है एफएटीएफ के सवालों का, लेकिन पीछे से जवाब बना रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और उसके हेड है यहां पे संजय मिश्रा साहब। इसलिए संजय मिश्रा साहब का जब तक एफएटीएफ का ये असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता कुर्सी पर रहना जरूरी है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बहस में हुई हैं। भाई साहब संजय मिश्रा साहब की जो पोस्ट है वो तो मैं खुद ही जेलस हो गया हूं भाई, क्या जबरदस्त पोस्ट है। सोचो सरकार आपको कुर्सी बैठा रही, जब आप आईएएस बनोगे ना दोस्तों या आईपीएस बनोगे, इस प्रकार की सेंसिटिव पोस्ट पे आने के लिए ना आपको नाको चने घिसने पड़ जाएंगे। कल की डेट में आप आईएएस बन जाते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। हर आईएएस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग नहीं मिलती। देखो क्या होता है ना, हमारी पॉपुलर मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि भाई आईएएस बने अब डीएम बन गए। डीएम आप परफॉर्मेंस के बाद बनते हो, उस परफॉर्मेंस में आपको हर प्रकार के प्लेयर्स के साथ लाइजनिंग करनी है, लोगों के लिए भी काम करना है। किसी पॉलिटिशियंस के साथ आप सीधे जाके भिड़ गए और उस पॉलिटिशियन की राज्य की सरकार से अच्छी बनती है, आपको डीएम की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो एक आईएएस को, एक आईपीएस को अच्छी पोस्टिंग्स के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। भाई अगला, हाईकोर्ट अलाउज सेंट स्टीफेंस जीसस एंड मैरी कॉलेज टू कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर रिजर्व सीट्स। भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक लगभग 1 साल पहले काफी वायरल हुआ था। क्यों? क्योंकि स्टीफेंस कॉलेज में और ये जो आप कह लो क्रिश्चियन, बेसिकली क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, तो इन कॉलेजेस में क्रिश्चियंस के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं या फिर कह लीजिए माइनॉरिटीज के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। सेंट स्टीफेन कॉलेज में, जीसस एंड मैरिज कॉलेज में। अब पहले क्या होता था, जो अनरिजर्व्ड सीटें थी उसमें इंटरव्यू हुआ करते थे, ठीक है, तो इसके चलते कुछ प्रॉब्लम होती थी। दिल्ली हाईकोर्ट में केस पहले भी पहुंच चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझाता हूं, तभी आप इस पर्टिकुलर न्यूज को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। 8 दिसंबर 2022 को एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसने डिसीजन लिया और बोला
कि माइनॉरिटी कोटा की सीट्स में भी अगर एडमिशन लेना है तो 100% वेटेज CUET स्कोर्स पे होगा। देखिए यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए CUET नाम का एक टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, जिसको आप बोलते हो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एडमिट करते हैं, इन टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉमन यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 8 दिसंबर 2022 को डिसीजन लेके बोला कि जो माइनॉरिटी कोटा की सीटें भी है ना, इन पर्टिकुलर क्रिश्चियन कॉलेजेस में क्रिश्चियंस की जो सीटें हैं ना, उसमें भी इंटरव्यू को वेटेज नहीं दिया जाएगा, सारा वेटेज आपका रिटन स्कोर के मार्क्स पे होगा। देखिए क्या है कि इन कॉलेजेस के अंदर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर, जीसस एंड मैरी कॉलेज के अंदर ओवरऑल इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और इंटरव्यू के नंबर सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और पहले ये इंटरव्यू केवल माइनॉरिटी कोटा की सीट्स के लिए नहीं होते थे, जो नॉन रिजर्व्ड कोटा था उसके लिए भी होते थे। क्योंकि देखिए अब सब क्रिश्चियंस ही नहीं पढ़ेंगे जाके, कुछ नॉर्मल लोग भी जाके पढ़ेंगे, बाकी कम्युनिटीज रिलीजन के लोग भी पढ़ेंगे, जो कि अपनी मेरिट बेस्ड एडमिशन के बेसिस पे यहां पे आएंगे। तो अब हुआ क्या, पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन पहुंची और उस पिटीशन में यह बोला गया कि भाई ये जो सेंट स्टीफन कॉलेज है, ये जो नॉन रिजर्व्ड सीटें हैं उसमें भी इंटरव्यू ले रहे हैं और उस इंटरव्यू में अपनी कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ चल रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पे डिसीजन लेके बोला कि सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर जो नॉन रिजर्व्ड सीटें हैं, ठीक है ना, जो जनरल कैटेगरी के लोग, नॉन रिजर्व सीटें मतलब अब सेंट स्टीफन कॉलेज में जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन के हिसाब से, तो क्रिश्चियंस के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, तो बाकी जो 50% सीटें जनरल कोटे के लिए हैं उसमें भी ये लोग इंटरव्यू लेते, तो क्यों जरूरत है इंटरव्यू की। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि नॉन रिजर्व सीटों के लिए 100% CUET के स्कोर्स को ही देखा जाएगा, इंटरव्यू को वेटेज नहीं दी जाएगी। तो इस बात को लेकर उस समय पे खासा बवाल हुआ था। इस प्रकार के कॉलेजेस में जो घपलेबाजी होती थी एडमिशन में, उसको उस टाइम पे पॉइंट आउट किया गया और फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद कि CUET के स्कोर्स के बेसिस पे ही नॉन रिजर्व सीटों का एडमिशन होगा। लेकिन यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बात बोली कि चलो भाई, जो रिजर्व्ड सीटें हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहां पे एडमिशन दिया जा रहा है, उसके लिए 85% वेटेज होगा किसको, CUET के स्कोर्स को, और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 8 दिसंबर 2022 के ऑर्डर के थ्रू बदल दिया और बोला कि जो रिजर्व सीटें भी हैं, जो क्रिश्चियंस के लिए भी जो सीटें आपने रिजर्व कर रखी हैं, उसमें भी जब आप एडमिशन दोगे तो 100% CUET स्कोर्स पे होगा, आप इंटरव्यू को वेटेज नहीं दे सकते। अब इस बात को लेके यहां पे सेंट स्टीफेंस कॉलेज और ये जो जीसस एंड मैरी कॉलेज है, ये पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट ने ओवरऑल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिसीजन को गलत बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जब हाईकोर्ट ऑलरेडी एक बार डिसीजन दे चुका है कि नॉन रिजर्व सीटों के लिए 100% CUET का वेटेज और रिजर्व सीटों के लिए, क्रिश्चियन एडमिशंस के लिए 85% CUET का वेटेज और 15% इंटरव्यू का वेटेज जारी रहेगा, तो क्यों फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीच में इंटरफेयर कर रहा है। ये इंटरफेरेंस गलत है। इंटरव्यू लिया जा सकता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के एडमिशन के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हालांकि कल की डेट में अगर ऐसी कोई न्यूज निकल के आ रही है कि इन इंटरव्यू के बेसिस पे धांधलेबाजी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर एप्रोप्रिएट एक्शन उस समय पे लेगा दिल्ली हाईकोर्ट। तो ये बात ओवरऑल यहां पे बोली गई है, ठीक है ना भाई। तो अब एडमिशंस जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं वो 100% CUET के स्कोर के बेसिस पे हो रहे हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए जो यहां पे सीटें रिजर्व है, उसके एडमिशन में 85% वेटेज है CUET स्कोर्स का और 15% वेटेज है आपका किसका, इंटरव्यू का। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। फिर अगला, G20 39 MNCs कम टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमी कॉलिशन। इसके बारे में कल एडिटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था। एक सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को इनेबल करने की कोशिश की जा रही है। टेक मेक वेस्ट वाला जो प्रोसेस है ना, उसको रीयूज रिसाइकिल वाले प्रोसेस में बदलने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने लॉन्च किया है, याद ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए नोट्स में, RECEIC, इंडिया ने G20 के एम्बिट के अंदर लॉन्च किया है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन। इसको लॉन्च किया गया ऑन द साइडलाइंस ऑफ 4th G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। और एनवायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग चल रही थी चेन्नई में, उसके समय पे इसको यहां पे लॉन्च किया गया। 39 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिसमें स्टील सेक्टर की कंपनियां, FMCG की कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, ये सब अडॉप्ट करेंगे रिसोर्स एफिशिएंसी को और सर्कुलर इकोनॉमी को। ओवरऑल इनके जो प्रिंसिपल्स हैं टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इनको यहां पे अडॉप्ट किया जाएगा।
कैसे वेस्ट से आप ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग कर सकते हो, कैसे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स, ई वेस्ट और केमिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, इन सब के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्टर में डिवाइस किया गया। इस पर्टिकुलर मीटिंग में 7 कंट्रीज के मिनिस्टर्स थे, मॉरिशस के, डेनमार्क के, इटली के, कनाडा के, यूएई के, फ्रांस के और यूरोपियन यूनियन के। ठीक है भाई। इंडिया ने यहां पे बताया कि इंडिया एफर्ट कर रहा है टू मिटिगेट द बर्डन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में गंगवार साहब ने बोला है। गंगवार साहब हैं कौन? तो नरेश पाल गंगवार, ये एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। तो उन्होंने मीडिया को क्या बताया कि भाई इंडिया के अंदर 41 लाख टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुए थे 2021-22 में, जिसमें से 30 लाख टन एलोकेट किए गए 2000 ऑड रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स में। अब ये फिगर बहुत हो सकता है तोड़ा मोड़ा भी हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके बोलेंगे कि बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड फिगर है, इतनी रिसाइकलिंग इंडिया के अंदर नहीं हो पा रही है। लेकिन ये बात आपको पता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस को इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सीरियसली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 लाए गए। इन रूल्स के अंदर 2.6 मिलियन टन वर्थ ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स को जनरेट किया गया प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स के द्वारा, और इसमें से 1.51 मिलियन टन ऑफ दो सर्टिफिकेट्स को खरीदा गया पीआईबीओ के द्वारा, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स के द्वारा, अपने 2022-23 के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। तो ये बात ओवरऑल यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने कवर की। आगे चलते हैं। स्टेपल्ड वीजास फॉर अरुणाचल एथलीट्स, ये तो खैर मैं आपके साथ टॉपिक कवर कर ही चुका हूं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। आगे, नो एक्यूरेट काउंट ऑफ पीडब्ल्यूडी पॉपुलेशन सेज पार्लियामेंट्री पैनल। भाई देखिए, ये जो एनएफएचएस 6 का सर्वे होने वाला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6th राउंड, इस पर्टिकुलर सर्वे में डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया। तो इस बात को लेकर के डिसेबल्ड लोग के लिए, जो राइट बेयरर्स हैं, उनका ये बोलना है कि ये क्या है भाई, सरकार डिसेबल्ड पर्संस को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती, उनकी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही, सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया। और अभी रिसेंटली देखो आप, तो एक्टिविस्ट और अपोजिशन भले ही सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो, यहां पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इसने भी सरकार को क्वेश्चन किया है। किस बात पे लेके क्वेश्चन किया है? कि सरकार प्रॉपर तरीके से पर्संस विद डिसेबिलिटीज की पॉपुलेशन को एस्टिमेट नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। मार्च में जो रिकमेंडेशंस दिए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे, उन रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार ने प्रॉपर तरीके से स्टेप्स नहीं लिए। सरकार का बोलना है कि साहब देखिए, जब तक 2021 के सेंसस के रिजल्ट सामने निकल के नहीं आते, तब तक इंडिया के अंदर पर्संस विद डिसेबिलिटी कितने हम पता नहीं कर सकते। अब सेंसस की तो प्रक्रिया यहां पे शुरू नहीं की गई है। तो ओवरऑल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का यह बोलना है कि जब तक सेंसस के फिगर्स बाहर नहीं निकल के आ रहे, तब तक देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को राज्य की सरकारों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के सर्वेस कंडक्ट करके यहां पे इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि एक्चुअली में पर्संस विद डिसेबिलिटी इंडिया के अंदर कितने हैं। और अगर आप एनएफएचएस 6 के अंदर पर्संस विद डिसेबिलिटी के डाटा को ही इंक्लूड नहीं करोगे, तो आप कैसे पता करोगे? ओवरऑल यहां पे पर्संस विद डिसेबिलिटी के लिए एवेन्यूज लाने के लिए, उनकी फैसिलिटीज लाने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी ने यह भी कहा है कि सरकार यहां पे प्लान बना रही है कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिया जाए इन लोगों को, ताकि ओवरऑल इनको उन स्कीम्स के अंदर कवर किया जा सके जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाई जाती है। फिर एक और न्यूज है, रशिया विल ट्राई टू अवर्ट अ फूड क्राइसिस, पुतिन एट समिट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने लीडर्स को और ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज के ऑफिशियल्स को थर्सडे को एड्रेस करते वक्त बोला कि भले ही ब्लैक सी ग्रेन डील से रशिया एग्जिट कर गया हो और यूक्रेन के फूड एक्सपर्ट्स के ऊपर रशिया बम बरसा रहा हो, उसके बावजूद भी रशिया काबिल है कि वो कॉमर्शियल स्केल पे और बड़े बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अफ्रीका को अनाज दे सकता है। रशिया के अंदर बम्पर हार्वेस्ट होने वाला है अनाज का। अभी हुआ क्या है दोस्तों, यहां पे 2 डे का रशिया अफ्रीका समिट हो रहा है। अफ्रीका की तरफ से बहुत कम लीडर्स इस पर्टिकुलर समिट को अटेंड करने के लिए आए हैं। इससे पहले यह समिट 2019 में हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी और अपनी कंट्री की इमेज अच्छा करने के लिए क्या बोला है कि आवर कंट्री विल कंटिन्यू सपोर्टिंग नीडी स्टेट्स एंड रीजन्स इन पर्टिकुलर विद द ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज। वी सीक टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग अ फेयर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वी आर टेकिंग मैक्सिमम एफर्ट टू अवॉइड अ ग्लोबल फूड क्राइसिस। अच्छी बातें तो यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने बोल दी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से एग्जिट करते हो, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं और आपके जो एक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं, वो मेल नहीं खा रहे। तो बेसिकली यूक्रेनियन मुद्दे को लेके तो उन्होंने ये बोला है कि यूक्रेन और वेस्टर्न सपोर्टर्स ओवरऑल रशिया के एसेट्स को अटैक कर रही हैं, तो हम उस हिसाब से यूक्रेन की ब्लैक ग्रेन डील को नहीं मान सकते। बट हाँ, रशिया के अंदर ही बम्पर हार्वेस्ट इतना ज्यादा है कि हम कॉमर्शियल बेसिस पे और ग्रांट बेसिस पे जरूरतमंद अफ्रीकन कंट्रीज को ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम ऐसा करेंगे भी।
तो रशियन फूड अफ्रीका को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो 1.3 बिलियन 130 करोड़ की आबादी वाला जो रशियन कॉन्टिनेंट है, जो कि इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल एरेना में एक्टिव हो रहा है, असर्टिव हो रहा है, इसको रशिया की तरफ से पूरी मदद जाएगी। उसके साथ साथ कुछ और कॉपरेशन होगा, जैसे इंक्रीज्ड एनरोलमेंट होगा रशियन स्टूडेंट्स का रशियन यूनिवर्सिटीज में। रशियन स्टेट न्यूज मीडिया आउटलेट्स को बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में खोला जाएगा। प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन स्पेस इन रशियन अफ्रीका, अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स की कवरेज दी जाएगी इस पर्टिकुलर मीडिया कोलैबोरेशन के थ्रू। ये सब बातें प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने अफ्रीकन एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में बोली है। फिर भाई जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, म्यूटिनस सोल्जर्स क्लेम टू हैव आउस्टेड नाइजर प्रेसिडेंट। नाइजर के अंदर फिर से एक कूप सा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले यहां पे आप नाइगर की लोकेशन को मैप पे देखिए, तो ये आपको नजर आ रहा है नॉर्दर्न अफ्रीका डेजर्ट वाले रीजन में। अगर आप देखो आपको नाइजर दिख रहा है, कैपिटल है नियामी। नाइजर के एक लैंडलॉक कंट्रीज का समुंदर के साथ कोई भी एक्सेस नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर लगाती है? तो नॉर्थ में अल्जीरिया, लिबिया, ईस्ट में चाड, साउथ में नाइजीरिया, बेनिन, और साउथ और साउथ वेस्ट में आपका बुर्किना फासो, वेस्ट में है आपका माली। तो माली, अल्जीरिया, लिबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो, ये कंट्रीज ओवरऑल नाइजीरिया को चारों तरफ से घेरती हैं। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कल की डेट में यूपीएससी में नाइजर की ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर एक सवाल पूछ दिया जाए। ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर अक्सर कर सवाल आते हैं दोस्तों न्यूज में, यहां पे भी पूछा जा सकता है। अब न्यूज पे वापस आते हैं। नाइजर की कूप की यहां पे बात की जा रही। नाइजर में एक कूप हुआ है। तो नाइजर में जब लोग सुबह जगे तब उनको पता चला कि जो म्यूटिनस सोल्जर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को आउट्स कर लिया, प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया। जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि वो कभी भी इन म्यूटिनस सोल्जर्स के रूल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और पॉपुलेशन को एक कॉल दी है कि इन म्यूटिनस सोल्जर्स के इस पर्टिकुलर कूप को आप रिजेक्ट करिए। यहां पे देखिए एक अटेम्प्टेड कूप करने की कोशिश की गई है, ऐसा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हसऊ मसदो ने यहां पे बताया फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू के समय पे। लेकिन सरकार कभी भी इस पर्टिकुलर कूप के सामने घुटने नहीं टेकेगी, ऐसा भी यहां पे बोला गया है। फिर यहां पे बोला जा रहा है कि ऑल नाइजीरियन डेमोक्रेटिक पैट्रियट्स को ये हम कॉल देते हैं कि आप स्टैंड अप करिए और नो बोलिए इस प्रकार के फैक्शियस एक्शन को। इस प्रकार का फैक्शियस एक्शन जो कि यहां पे सोल्जर्स कर रहे हैं वो देश को और डेमोक्रेसी को कई साल पीछे लेके जाएगा। प्रेसिडेंट के अनकंडीशनल रिलीज होना चाहिए। यहां पे टॉक्स इसके लिए ऑलरेडी हो रही है। जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजौम, इनको इलेक्ट किया गया था 2021 में वेस्ट अफ्रीकन नेशन के पहले पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांसफर में, जब इन्होंने 1960 में फ्रांस से अपनी ओवरऑल आजादी जीती। उसके बाद से डिक्टेटरशिप सरकारें थी। पहली बार 2021 में एक डेमोक्रेटिक सरकार आई है। लेकिन इस डेमोक्रेटिक सरकार की लीडरशिप को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। अफ्रीका का जो साहेल रीजन है उसको यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। माली और बुर्किना फासो में ऑलरेडी कूप्स हो चुके हैं। 2020 से लेकर अब तक 4 बार इस प्रकार के कूप्स चांसेस थे कि नाइजर में नहीं होंगे, लेकिन नाइजर में भी ये कूप्स नजर आ रहे हैं। ये जो म्यूटिनस सोल्जर है जिन्होंने कूप किया, ये अपने आप को बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द कंट्री। ये जो यहाँ पे ओवरऑल लोग हैं जो म्यूटिनस गार्ड्स हैं, इनका ये बोलना है कि भाई कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, गवर्नेंस गड़बड़ थी, 25 मिलियन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंड कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पे ओवरऑल कूप करके हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो प्रेसिडेंशियल गार्ड के हेड हैं जनरल पिचियानी, उसने ये बोला है भैया इसको एक्चुअली प्रेसिडेंट रिलीव करने वाले थे, तो शायद गुस्से में था, तो उसने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया, प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को अपने कब्जे में ले लिया है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे कूप तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल देश के लोग किस हद तक इस कूप को सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को लेके यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग जो कि क्लोज हैं प्रेसिडेंट के, उन्होंने एनोनिमिटी की कंडीशन पे ये बोला है कि भाई प्रेसिडेंट ने अभी तक रिजाइन नहीं किया और हम इस पर्टिकुलर कूप के अगेंस्ट लड़ेंगे। अब लोग यहाँ पे ओवरऑल इस कूप को किस हद तक सपोर्ट करेंगे, किस हद तक नहीं सपोर्ट करेंगे, पता नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इस पर्टिकुलर कूप में कितना इंटरफेरेंस होने वाला है, वैगनर ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, पता नहीं, अभी तक ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। ओवरऑल आगे कुछ दिनों में क्लैरिटी आएगी। और ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ऑलरेडी अफ्रीका के बहुत से नेशंस में अलकायदा और आईसिस लिंक्ड जो ग्रुप्स हैं वो बहुत डोमिनेंट हो रहे हैं। माली और बाकी देशों में, आसपास के देशों में, बुर्किना फासो में ऑलरेडी बहुत सारे कूप्स हो चुके हैं। नाइजर एक ऐसी कंट्री थी जहां पे लग रहा था कूप्स नहीं होंगे, वहां पे भी एक कूप होता नजर आ रहा है, तो अपने आप में टेंशन की बात तो है। फिर अगला, हेपेटाइटिस बिल्ड की बी किल्ड बीथोवेन, ये रिवील किया गया है फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस के दौरान। बीथोवेन के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, लुडविग वॉन बीथोवेन, इनका जन्म हुआ था 1770 में जर्मनी में। ये म्यूजिक कंपोजर थे और इन्होंने जो म्यूजिक कंपोज किया है ना उसको आज तक याद किया जाता है। म्यूजिक कंपोजिशन की दुनिया में बीथोवेन ने बहुत कुछ किया है।
देखिए, म्यूजिक को एक पास टाइम प्लेजरेबल हियरिंग से ट्रांसफॉर्म करके एक पावर हाउस इंटरवेंशन में कन्वर्ट किया था बीथोवन ने। बीथोवन की मौत हो गई 1827 में, लेकिन उनकी मौत से कई डिकेड्स पहले से भी ओवरऑल उनको कई प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी, मल्टीपल इलनेसेस से वो सफर कर रहे थे। ओके, एक्चुअली में बीथोवन की मौत किस वजह से हुई, इस बात को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सोच है, पता नहीं है क्यों हुई। 1827 में इनकी मौत हो गई, और 1827 में ऑब्वियसली बात है मेडिकल प्रोसीजर्स इतने ज्यादा एडवांस्ड थे नहीं। वैसे बताया जाता है कि बीथोवन को 20 साल की उम्र से ही ब्लोटिंग और डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम थी। इनके जो फेवरेट फिजिशियन थे जोहान एडम स्मिथ, बीथोवन ने बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ओवरऑल जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है इनको पब्लिक कर देना, मेरी डायग्नोसिस को, ओवरऑल मेरी मेडिकल हिस्ट्री को पब्लिक कर देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके जो फिजिशियन थे जोहान एडम, इनकी बीथोवन से पहले ही मृत्यु हो गई। बीथोवन जोहान एडम के मृत्यु के 18 साल और जिंदा रहे। ठीक है, तो आप देखो, एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन यहां पे शुरू हुई यह पता करने के लिए कि एक्चुअली में बीथोवन की मौत हुई तो हुई कैसे। जी हाँ, बीथोवन अपने आप में म्यूजिक फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में बीथोवन की मौत कैसे हुई। और 200 साल बाद हम ओवरऑल कहीं इसका आंसर जान पा रहे हैं। 1827 में इनकी मौत हुई, आज 2023 में इसके कुछ रिजल्ट बाहर निकल के आ रहे हैं। देखिए, बीथोवन के एसोसिएट्स ने कौन से बेसिस पे इनकी मौत को पता किया, जो साइंटिस्ट इनकी मौत के रीजन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनकी डेथ के बाद जो एसोसिएट्स थे इनको मल्टीपल स्टैक्स ऑफ लेटर मिले। म्यूजिक मेस्ट्रो ने अपने ब्रदर्स को लेटर लिखे, तो उसमें अपनी इलनेस के बारे में, अपने पेनफुल ऑर्डियल के बारे में, और कभी कभी तो ये भी लिखा है कि मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूं, बहुत दर्द होता है। इनके कलेक्शन ऑफ लेटर्स को बोला गया है हेलेगेंस्टैट टेस्टामेंट 1802। उसमें इतना आपको जाने की जरूरत है नहीं। इनके हेयर के बहुत से लॉक्स को अलग अलग पर्सनल कलेक्शन के तौर पे लिखा गया। इनके हेयर के 8 लॉक्स थे। मुलर, बर्मैन, हैम्थायर, मॉस्चेलस, स्टम्फ, क्रेमोलिनी, ब्राउन, हेलर, केसलर लॉक, इसको कलेक्शन बोला गया। इनके हेयर के कलेक्शन थे, और जब हेयर के अंदर डीएनए होता है, और जब आप बीथोवन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आप डीएनए को इन्वेस्टिगेट करोगे, तो इनके डीएनए को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इन हेयर रिसोर्सेज के बेसिस पे। बाकी बीथोवन ने अपने लेटर में, कन्वर्सेशंस में, बुक्स और डायरीज में जो लिखा है उसको भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इनके डॉक्टर के नोट्स को, इनके ऑटोप्सी रिपोर्ट को, इनकी बोन मटेरियल के डिस्क्रिप्शंस को। बोन मटेरियल का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आया, तो बीथोवन की बॉडी को दफना दिया गया था। दफनाने के बाद उसको फिर से एक्सह्यूम किया गया 1863 में एक दूसरे कॉफिन में ट्रांसफर करने के लिए, और 1888 में एक दूसरी सेमेट्री में ट्रांसफर करने के लिए। तो जब ये प्रोसेस हो रहा था उस समय पे बीथोवन की बॉडी से कुछ टिश्यू सोर्सेस को कलेक्ट किया गया, और उसके ऊपर टॉक्सोलॉजिकल एनालिसिस हुआ। इनके जो हेयर के सैंपल्स पर्सनल कलेक्शन में रखे थे उनके ऊपर भी टॉक्सोलॉजिकल एनालिसिस हुआ, और उसके बेसिस पे बहुत सी रिपोर्ट्स यहां पे निकाली गई। 2007 में ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जिसको लीड कर रहे थे क्रिश्चियन राइटर, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के, उन्होंने ये बोला कि बीथोवन की मौत का कारण थी लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग की वजह से बीथोवन की मौत हुई। अब लेड पॉइजनिंग हुई कैसे बीथोवन को, ऐसा बोला गया कि जब भी बीथोवन को कोई वाउंड लगता था, चोट लगता था या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो उसके लिए वो लेड बेस्ड सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते थे। तो उसके चलते लेड उनकी बॉडी में एंट्री मार गया, लेड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और ये जो लेड था इसकी केमिकल एनालिसिस उनके हेयर लॉक से भी निकल के आई है। ठीक है ना, तो पहले तो बताया गया लेड पॉइजनिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, बीथोवन को 3 मेजर इश्यूज थे। एक तो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, इनको सुनना धीरे धीरे कम हो गया था। दूसरा, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन, पेट में इनको दर्द होता था, और डायरिया। 2 बार इनको जॉन्डिस भी हुआ। एक बार तो इनकी जिंदगी के आखिरी टाइम में 1826 के लगभग पे इनको जॉन्डिस हुआ, बाद में इनकी यहाँ पे मौत हो गई। कई बार तो इनके एब्डोमेन, पेट में पानी भर जाता था, तो सिरिंज डाल डाल के उनके पेट से पानी निकालना पड़ता था। उनके डेथ बेड पे ही 4 बार उनके पेट को पंचर करके जो पानी इनके एब्डोमेन में जमा हो रहा था उसको निकालना पड़ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये जितनी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम्स थी इनको प्रॉपर तरीके से लेड पॉइजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर ओवरऑल बीथोवन को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम का कोई कॉज होना चाहिए, और वो कॉज लेड पॉइजनिंग पूरी तरीके से सेट बैठ नहीं रहा था। फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रुथ यहां पे निकल के आया 2023 में, जब ट्रिस्टन बेग ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, उन्होंने मॉडर्न डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें मास्टरफुल मेथड को इस्तेमाल किया गया, जेनोम वाइड एसोसिएशन। एंसेस्ट्री लेड डीडीएनए डाटाबेसेस को यहां पे खंगाला गया है। इनके जो 8 लॉक्स थे इनके हेयर के, जो प्राइवेट कलेक्टर्स के पास थे, उनको निकाला गया। अब उस 8 लॉक्स में से जो 5 हेयर के लॉक्स थे उनकी जो डीएनए एंसेस्ट्री निकल के आई है वो एक यूरोपियन मेल की निकल के आई है। समझ गए बात को, तो 8 में से 5 की एंसेस्ट्री एक मेल है यूरोपियन हेरिटेज का, और जो बाकी 3 है
वो यूरोपियन हेरिटेज का नहीं है, वो या तो नॉर्थ अफ्रीकन है या फिर मिडिल ईस्टर्न है या जूइश एंसेस्ट्री का है। तो सबसे खास बात यह है कि पर्सनल कलेक्शन में जो 8 हेयर के सैंपल्स रखे हैं वो सारे 8 हेयर के सैंपल्स बीथोवन के हैं नहीं, 5 बीथोवन के हैं, 3 किसी और के हैं, और जो बाकी 3 है उसमें लेड पॉइजनिंग की रिपोर्ट थी, तो लेड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ पे बीथोवन की मौत हुई है। ये पॉइंट यहाँ पे अब गलत निकल के आ रहा है। जो 5 हैं वो यूरोपियन मेल एंसेस्ट्री के। और खास बात दोस्तों ये है कि इससे ये भी पता चल रहा है कि बीथोवन एक्चुअली में जो नाम उन्होंने एक्वायर किया था अपने फादर बीथोवन से, उनके वो बेटे थे ही नहीं। बीथोवन के फादर का नाम था अर्ट वन बीथोवन, और इनके डीएनए, इनके हेयर डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये अर्ट वन बीथोवन के बेटे थे ही नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी मां का हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रहा हो, जिसके चलते बीथोवन का जन्म हुआ हो। बीथोवन ओवरऑल जो इनके फादर माने जाते हैं, उनके बेटे नहीं थे, ये भी अपने आप में एक बहुत शॉकिंग रेलेवेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, बट हम उस पर नहीं जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे यह पता किया जा रहा था कि बीथोवन की मौत कैसे हुई। ऐसा बताया जा रहा है लिवर सिरोसिस एक बहुत बड़ा वजह थी, और लिवर सिरोसिस में दो यहाँ पे नोटोरियस जीन्स काफी मैटर करते हैं। एक तो है PNLPA जीन और HFE जीन। इन दोनों के म्यूटेशन के चलते जो लीवर है वो धीरे धीरे करके तबाह होता है। क्रोनिक डैमेज लीवर का लिए ये दो जीन्स बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे दो जीन्स बीथोवन के अंदर पाए गए। एक और प्रॉब्लम थी जिसने बीथोवन के लीवर को सड़ा दिया, खराब किया, वो थी अल्कोहल। बीथोवन बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इंटरव्यूज और जो भी इनके फ्रेंड्स और कंटेम्प्रेरीज के साथ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट हुए हैं, इसमें पता चला है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम करता था बीथोवन, जिसके चलते जेनेटिक म्यूटेशन ने रिजल्ट किया सिरहोसिस में। उसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत डेंजरस कंपाउंड पाया गया, या फिर कह लो एक लिटिल मॉन्स्टर पाया गया बीथोवन के अंदर। यह मॉन्स्टर था हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, अल्कोहलिक कंजम्पशन और जीन की वजह से लीवर डैमेज, ये कंबाइंड वजह बताई जा रही है बीथोवन की मौत की। तो डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे मौत के 200 सालों बाद एक्चुअली में लेड पॉइजनिंग बीथोवन की मौत की वजह नहीं थी। उस मौत की वजह में लीवर सिरोसिस, जीन का होना और हेपेटाइटिस बी को भी एक इंपॉर्टेंट वजह बताया जा रहा है। ये डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे यहां पे रिसेंटली पता किया गया है, अनर्थ किया गया। ठीक है भाई, तो ये बात है। और फाइनली एक और आर्टिकल, आज का आखिरी आर्टिकल, द रेलेवेंस ऑफ यूएस फर्स्ट ओवर द काउंटर बर्थ कंट्रोल पिल। क्या बताया जा रहा है? देखिए, रिसेंटली यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ओपिल नाम की दवाई को अप्रूवल दे दिया है। ये बन जाएगी अब बेसिकली अबॉर्शन पिल, प्राइमरी अबॉर्शन पिल बनने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बर्थ पिल को आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हो। इस पर्टिकुलर बर्थ पिल को खरीदने के लिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए, और ओवर द काउंटर आप इस पर्टिकुलर ओ पिल को खरीद सकते हो। ये अपने आप में अबॉर्शन से रिलेटेड नियम कानूनों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देगा अमेरिका के अंदर, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ऐसा यहां पे क्यों बोला जा रहा है दोस्तों? तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका के अंदर एक रो वर्सेस वेड जजमेंट था। ठीक है, रो वर्सेस वेड जजमेंट। ये पर्टिकुलर जजमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, राइट्स देता था अमेरिकन वुमेन को कि वो अपना अबॉर्शन अपने हिसाब से कर सकती हैं। ठीक है ना? लेकिन अभी रिसेंटली यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को वापस छीन लिया है लेडीज से। तो अब चूंकि लीगल अबॉर्शन राइट अमेरिका की लेडीज के पास है नहीं, तो यहां पे यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जुलाई 13 का जो जजमेंट है कि हाँ भाई, इस ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव को ओवर द काउंटर खरीदा जा सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको मॉन्यूमेंटल स्टेप कहा है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का एक रिलेटिवली सेफ मेथड बताया जा रहा है इसको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लैंडस्केप को ये पर्टिकुलर मेथड बदल के रख देगा। अबॉर्शन रिस्ट्रिक्शन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इनको सॉर्ट आउट करेगा। समझ गया? तो अबॉर्शन केयर के लिए आपके पास प्रोटेक्शन था रो वर्सेस वेड के अंदर, चूंकि वो प्रोटेक्शन लीगली यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चला गया है, तो वो प्रोटेक्शन अब ओ पिल के फॉर्म में लेडीज के पास यहां पे आ गया है। तो ये रिस्टोर कर देगा और एनहांस कर देगा रिप्रोडक्टिव केयर को लेडीज के लिए। जैसा कुछ यहां पे संजम अहलूवालिया जो आपके साथ बोला गया है, ये एक वुमेन और जेंडर स्टडीज प्रोफेसर है नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट को देखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ओपिल नाम की ड्रग को अप्रूवल दिया है। ठीक है ना? तो ओपिल को आप मिनी पिल भी बोलते हो। ये एक प्रोजेस्टीन ओनली पिल है, सिंथेटिक वर्जन है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का, जिसको आप नॉर्जेस्ट्रेल भी बोलते हो। बेसिकली देखा जाए तो जो टिपिकल कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिक्स होता है। ओपिल की कहानी शुरू होती है 1973 से, जब पहली बार नॉर्जेस्ट्रेल को अप्रूव किया गया था यूएस के अंदर। उसके बाद से कॉम्बिनेशन पिल्स बर्थ को अवॉइड करने के लिए यूएस के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बहुत कॉमन हो चुके हैं।
ओपिल के अंदर लो डोजेस होती है, लगभग 0.075 मिलीग्राम प्रोजेस्टिन पाया जाता है। ये बेसिकली सर्वाइवल म्यूकस को थिक कर देता है और थिन कर देता है यूटेरस की लाइनिंग को, जिसके चलते जो स्पर्म है वो लेडी के सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसके चलते प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है ना। अब ओवरऑल ओपिल को अप्रूवल देके यहां पे हुआ यह है कि ये पर्टिकुलर बिल ओवर द काउंटर बेची जा सकती है फार्मेसीज के अंदर। जिस प्रकार से कॉन्डोम्स को ओवर द काउंटर बेचा जाता है, एस्पिरिन को ओवर द काउंटर बेचा जाता है, बाकी दवाइयों को ओवर द काउंटर बेचा जाता है यूएस के अंदर। देखिए, इंडिया से यहां पे चीजों को कंपेयर मत करिए। इंडिया के अंदर कोई भी चीज ओवर द काउंटर फ्री मिलती है। यूएस वगैरह में आप जाओगे तो आपको इन एंटीबायोटिक्स को खरीदने के लिए, इन बर्थ पिल्स को खरीदने के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को थोड़ा डिस्करेज किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं और मेरी वाइफ इजमीर गए थे। टर्की में एक शहर है इजमीर। वहां पे हुआ क्या कि मेरी वाइफ की मोलर टीथ में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था, तो वो दर्द होना शुरू हो गया। तो वहां पे एक मेडिकल डेंटल शॉप में गए। उस डेंटल शॉप में डॉक्टर ने बताया कि आपको एक टूथ निकालना पड़ेगा, आप इंडिया चले जाइए और वहां पे जाके टूथ निकालवा दीजिएगा, तब तक हम आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन ना फैले, दर्द ना हो। उसने एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन दिया। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर हम मेडिकल स्टोर में गए। मेडिकल स्टोर में वो प्रिस्क्रिप्शन उसने हमसे लिया, हमको दवाई दी एंटीबायोटिक, और प्रिस्क्रिप्शन अपने पास जमा कर लिया। मतलब एक मेडिकल स्टोर के अंदर उस पर्टिकुलर शहर में हम एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकते थे अगर हमारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना होता तो। मतलब बहुत से देशों में एंटीबायोटिक्स और कुछ प्रकार की दवाइयां आपको केवल प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मिलेंगी। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो दवाइयां नहीं मिलेंगी। इंडिया के अंदर तो हर चीज ओवर द काउंटर मिलती है। तो एक अबॉर्शन की पिल को यूएस के अंदर ओवर द काउंटर बेचा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो लीगल राइट है अबॉर्शन का, वो ओवरऑल सुप्रीम के कोर्ट के द्वारा खींचा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ओवरऑल यहां पे लेडीज को परमिशन दे दी है कि आप ओवर द काउंटर ड्रग खरीद के अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि ये ऑब्वियस है कि ये पिल्स इनिशियल फेजेस में आपकी प्रेगनेंसी को रोक पाएंगे। एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर अबॉर्शन के वही सारे लॉज जो कि यूएस के अंदर एग्जिस्टेंट है वो आ जाएंगे प्ले में। इस पर्टिकुलर पिल की एफिशिएंसी की बात भी की गई है कि इस पर्टिकुलर पिल का इफेक्ट 24 घंटे तक रहता है। 3 घंटे के अंदर इस पिल को आपको लेना है। अगर 100 वुमेन प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ईयर में नॉर्जेस्ट्रॉल जो पिल ले रहा है उसकी 98% एफिशिएंसी है। मतलब 2 ही लोग प्रेग्नेंट होंगे 100 में से, अगर वो पिल को ले रहे 98 नहीं होंगे, तो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। फिर एफडीए ने यहाँ पे एडवाइस किया कि जो लोग ओपीएल को कंज्यूम कर रहे हैं, ओपीएल को, वो किसी और प्रकार का हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ना लें, किसी और प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव की ओरल टैबलेट ना लें, वेजिनल रिंग्स का प्रयोग ना करें, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का प्रयोग ना करें। ओपिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। जिन लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, मिनी पिल उनके लिए नहीं है। ठीक है ना। अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, आप ओपिल मत लीजिए। इस पर्टिकुलर ओपिल के कुछ ओवरऑल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेडेक्स, डिजीनेस, नोजिया, एक्ने, इंक्रीज्ड एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन। ये सब ओवरऑल कुछ आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स भी यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस ओपिल को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 15.1 करोड़ लोग ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स को अडॉप्ट करते हैं पूरी दुनिया में। जल्दी ही ये जो ओपिल है ये इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगी। वैसे जो हार्मोनल बर्थ पिल होती हैं वो कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ओपिल बेसिकली उतनी कॉम्बिनेशन पिल नहीं है। अगर आप देखो तो 21 एक्टिव पिल्स हैं और 7 इनएक्टिव पिल्स हैं। 28 पिल का जो पैक है, ओवरऑल जो फेल्योर रेट है, जो कॉम्बिनेशन पिल्स होते हैं उनके बराबर ही फेल्योर रेट है यहाँ पे ओपिल का। ओपिल यहाँ पे एचआईवी और एड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ओपिल के बेसिस पे क्या करेंगे कि ओपिल ठीक है, आपकी सेहत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कॉन्डोम्स का इस्तेमाल मत करो, और बाद में ओपिल खा लो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉन्डोम्स का इस्तेमाल एक यूथ इसलिए भी करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो तो प्रेगनेंसी इज नॉट द ओनली अल्टरनेट आउटकम। आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को अवॉइड करने के लिए कॉन्डोम का यूज होना ही चाहिए। इन केस एक इंडिविजुअल को ये इंश्योर करना है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, उसके लिए वो एपिल को भी यहां पे यूज कर सकता है। फिर ओवरऑल इस ईपिल ये ओपिल के अंदर एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, कॉम्बिनेशन पिल्स में भी एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो उसके चलते अगर एस्ट्रोजन एक लेडी कंज्यूम कर रही है और वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो मिल्क काउंट है वो कम हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज ओवरऑल अपना नेचुरल मिल्क पिलाती हैं अपने बच्चे को, वो बच्चे को पिलाने वाला मिल्क
कम प्रोड्यूस होगा एक वुमेन की बॉडी के अंदर अगर वो एस्ट्रोजन कंज्यूम कर रही है। तो इन दवाइयों को लेने से पहले आपको यह भी देखना है कि आप पहले से मां तो नहीं है, आपको ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करनी है। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई। एफडीए ने वैलिडेट किया है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ईपिल को 8 क्लिनिकल स्टडीज के बेसिस पे। 2173 वुमेन को मैप किया गया है। 53% कॉकेशियन है, 47% अफ्रीकन अमेरिकन है, 15 टू 49 ईयर्स की। और इस एफिशिएंसी के बेसिस पे यहां पे रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया है। ओके भाई, एफडीए साइंटिस्ट का ये भी बोलना है कि कई बार ओवरऑल जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर को नहीं पढ़ते हैं, लिटरेसी उनको नहीं मिल पाती कि इस पर्टिकुलर पिल के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं कई बार यूथ्स ओवर द काउंटर ब्लड कंट्रोल पिल्स को लेके, लैक ऑफ अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्टिव के मेजर्स को लेके लोगों के बीच में। तो ये लेबल इंस्ट्रक्शंस को और प्रोमिनेंट करना चाहिए ताकि ये गाइडिंग स्टार की तरह यहाँ पे काम करें। तो वगैरह वगैरह ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही। तो ओपिल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हुई। ये एक प्रकार की मिनी पिल है जिसको सेफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक और बात, ओपिल एक सिंगल डोज पिल है, इसमें केवल प्रोजेस्टीन है। ठीक है ना, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, शायद पहले ये बोलो तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन पिल नहीं है। ओपिल इज ओनली प्रोजेस्टीन ओनली पिल। ओके, तो याद रखिएगा जो जो प्रोजेस्टीन ओनली ओपिल है ये कॉम्बिनेशन पिल नहीं है। तो अगर आपसे किसी ऑप्शन में पूछा जाए कि ओपिल इज अ कॉम्बिनेशन पिल, नहीं जी कॉम्बिनेशन पिल नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन पिल के रिस्पेक्ट में ही इसकी एफिशिएंसी। और ऑब्वियस सी बात है ओपिल की बाकी कुछ पिलों जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए ओपिल को यहां पे एक एडवांस पिल बताया जा रहा है। ओपिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन को नॉर्जेस्ट्रेल भी बोलते हैं। ज्यादातर जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है ना उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों पाया जाता है। ओपिल के अंदर केवल प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता है। एस्ट्रोजन एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर मिल्क के काउंट को कम कर देता है और बहुत से नुकसान पहुंचाता है। ये सारे नुकसान ओपिल के अंदर नहीं होंगे और प्रेगनेंसी भी आप अवॉइड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, टॉपिक ज्यादा थे तो लंबी होनी है। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा और हो सके तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करिए दोस्तों। मेंटरशिप कोर्स काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है आपके लिए। अगर आप इस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करते हो इट विल बी डेफिनेटली ऑफ हेल्प टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते